है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस में। और मैं नीरज शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, आपको मैं बायो के बारे में बता रहा हूँ, बायोलॉजी क्या है। और हमने अपना पिछला टॉपिक खत्म किया था मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पर, जो रेस्पिरेशन में यूज होती है। तो उससे आगे बताते हुए, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन वो टू टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब भी हम रेस्पिरेशन लेते हैं, यानी कि जब भी रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, तो उसी में ये एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन के पार्ट होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़कर एक बड़ा लार्ज कंपाउंड जो रिएक्शन बनाती हैं, उन्हें कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। मतलब छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना। और जो हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, कैटाबॉलिक यानी कट, यानी कि जो हमारे लार्ज कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स होते हैं, उनको ये रिएक्शन ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स को तोड़कर छोटे छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती हैं। ये था हमारा कोशिका से रिलेटेड जो हमने बताया। और हम दोबारा अपने उसी क्लासिफिकेशन में, जैसे कि चला था हमारा क्लासिफिकेशन, उसमें मैं आपको एक टर्म बता दूं पहले, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये सेल्स की दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स। केवल इसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये होते क्या है, और जब इसका आगे लास्ट टॉपिक आएगा तो उसमें इसका डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। इनका तो जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो फ्रीडम स्टेट में रहता है। जैसे इसका फॉर एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी तरह से होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक। अगर इसको हम डिवाइड करें तो यू मींस ईयू, यू मींस ट्रू, और कैरियोटिक माने कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस आपको मिलेगा, उस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल फिल रहता है। तो ये दो टाइप थे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब हम दोबारा अपने उसी टॉपिक पाएंगे जहां हमने छोड़ा था कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी के दो प्रकार हैं, जो जैसा कि कैरोलस लिनियस ने हमें अपने वर्गीकरण में बताया। और कैरोलस लिनियस के इस वर्गीकरण को, जिसमें उन्होंने बताया कि बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट आपका जूलॉजी है, दूसरा पार्ट बॉटनी है। इसे उस दौरान का सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन माना गया था। और इस क्लासिफिकेशन के लगभग शताब्दी के बाद इसको और ज्यादा मॉडर्न करने के लिए जंतुओं को और पौधों को अलग अलग 5 भागों में कैटेगराइज किया गया। और उन 5 भागों के कैटेगराइजेशन को कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि 5, हिंदी में इसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण। आज आप इस 5 जगत वर्गीकरण के बारे में जानकर आपकी एक शंका तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं, कहीं पर छोटे पौधे हैं, कहीं पर बड़े पौधे हैं, कहीं पर छोटे छोटे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया कहते हैं उन्हें इंग्लिश में, कहीं वायरसेस हैं, कहीं अलग अलग तरह के जंतु हैं। उन
सब का वर्गीकरण इस 5 जगत वर्गीकरण में आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस की क्लासिफिकेशन के बाद ही एक हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, इन्होंने कैरोलस लिनियस के लगभग एक शताब्दी के आसपास सन 1969 में अपना 5 जगत वर्गीकरण दिया। 5 जगत वर्गीकरण, उसमें उन्होंने अपने जितने भी हमारे तरह की सेल्स थी, जिनमें हमारे यूनिसेल्युलर थी, प्रोकैरियोटिक थी, यूकैरियोटिक थी, एनिमल थे, फंगस थे, इन सबको इन्होंने क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा। वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फ्रेंड, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो उन्होंने क्लासिफिकेशन का लिया उसका नाम था मुनेरा। मुनेरा, MONERA, मुनेरा किंगडम। ये जो मुनेरा किंगडम था, इसमें जितने भी जीव थे वो सब यूनिसेल्युलर थे। एक कोष के जीव थे यूनिसेल्युलर सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जिनमें अभिकर्मक न्यूक्लियस था, मींस जिनमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सब सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और मोनेरा किंगडम के जो एनिमल्स वो थे, जीव, वो यूनिसेलुलर सेल थे, जिनके एग्जांपल है बैक्टीरिया, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। और इसी तरह से इसका दूसरा जो किंगडम था, इसके बाद वो था प्रोटिस्टा। नंबर 2 है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी हमारे जंतु, जीव जंतु आते थे, वो सब यूकैरियोटिक भी थे और प्रोकैरियोटिक भी थे। यूकैरियोटिक भी थे एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले भी थे। मींस इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी पाया जाता था और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी पाया जाता था, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। नंबर 1 अमीबा, नंबर 2 पैरामीशियम एंड नंबर 3 यूग्लिना। यूग्लिना, ये कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेल्युलर थे और इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की भी क्षमता रहती थी, क्योंकि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए इनके पास अपने सीलिया हुआ करते थे, सीलिया, और कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस के थ्रू भी चलते थे। जैसे कि हम इसमें से एक एग्जांपल पैरामीशियम, उसका मैं आपको डायग्राम बना के उसके बारे में बताता हूं। नंबर 2 प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बहुत आसान लगेगा, आप भी बनाना चाहेगा तो बनाते नहीं।
ये पैरामीशियम, इसे अगर किसी को इसकी स्ट्रक्चर याद नहीं हो रही तो सीधा याद रखो चप्पल शेप में रहता है। जिस तरह से हमारी चप्पल होती है स्लीपर्स, उस शेप का रहता है और उस पर ये जो लगी रहती है इन्हें बोलते हैं सीलिया। सीलिया, ये सीलिया ही इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मदद करती है, मोमेंटम में इसे मदद करती है। इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, दोनों ही न्यूक्लियर मेंबर से बाउंड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एक होता है आपका जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। और ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं इन्हें बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। यहां पर इसका होता है ओरल पोर, ओरल पोर, जहां से ये अपना फूड कलेक्ट करता है और जहां से अपना फूड को डाइजेशन करने के बाद ये सीक्रेट करता है, उस स्थान को बोलते हैं अनल पोर। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। स्ट्रक्चर के बारे में कोई पूछा तो आसानी से बता देना है। स्लीपर शेप का होता है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, मोमेंटम के लिए सीलिया होते हैं, फूड कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ओरल पोर होता है और फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज करने के लिए सीक्रेशन पोर जो होता है उसे अनल पोर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? कमेंट कर देना अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, अब हम अगला ग्रुप लेंगे फंगस। फंगस किंगडम। ये बहुत ही मतलबी टाइप के होते हैं, ये वाले जो जीव होते हैं, ये वाले हमारे पौधा कैटेगरी में आते हैं पादप जगत में। मतलबी टाइप के किस तरह होते हैं? क्योंकि ये परपोषित होते हैं, दूसरे के ऊपर ही अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप को इंक्रीज करते हैं और हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ना परपोषित बोलते हैं। जैसे कि ये सबसे ज्यादा जो ग्रोथ करते हैं वो मृत शरीर पर, डेड बॉडी पर ही ये ग्रोथ करते हैं। और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की सेल्स के होते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन बनी रहती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। काइटिन प्रोटीन, काइटिन प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला कि फंगस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज की बनी रहती है? तो वो काइटिन प्रोटीन की बनी होती है, काइटिन। ठीक है, इस तरह के इसमें एग्जांपल लिख देता हूं मैं इसका एक। इसका एग्जांपल है राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, राइजोपस इसका एग्जांपल है फंगस का, और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। बेसिकली आप बस याद रखें एक ही एग्जांपल राइजोपस, और सीधा सवाल आएगा कि मेम्ब्रेन किस चीज की, कौन से प्रोटीन की बनी रहती है? तो काइटिन प्रोटीन, काइटिन प्रोटीन। और अगर एग्जांपल आता कोई भी तो राइजोपस का एग्जांपल है। दूसरा भी दे सकते हो आप एग्जांपल, एक और है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। तो ये हमारा तीसरा हो गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का तीसरा भी फंगस किंगडम। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बता देना, उस पर कोशिश करी जाएगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए। अब आपका जो फोर्थ है मेन, जैसे कि हमारा कैरोलस लिनियस ने बॉटनी और जूलॉजी में किया था, तो उसका फोर्थ जो किंगडम रखा है वो रखा है प्लांट। जैसे प्लांट के बारे में सब लोग जानते हैं, प्लांट पादप पौधे जो कि हमारे आसपास सारे क्षेत्र में लगे हुए हैं, हम खेती भी करते हैं, सड़क के किनारे पे बड़े बड़े पौधे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट होते हैं, कुछ बीज देने वाले प्लांट होते हैं, कुछ फ्रूट देने वाले प्लांट्स होता है, कुछ फुलवारी के प्लांट्स होते हैं। तो ये जो हमारा चौथा टॉपिक है ये है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। सबसे बड़ी बात, जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं। इस प्लांट किंगडम में ऑटो मतलब स्वयं पोषित, अपना खाना स्वयं बनाने वाली चीजें स्वयं पोषित होती हैं, स्वयं पोषित पौधे होते हैं ये। इनके अंदर खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की मदद से ही ये अपना खाना बनाते हैं और ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, और उसी वजह से ना स्वयंपोषित पौधे किया जाता है, पौधे कहा जाता है। और इनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है और ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि जिस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिट हो, या फिर किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल अगर न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन के थ्रू बंद है तो वो सेल यूकैरियोटिक सेल है। आराम से ध्यान रखना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको मैंने बता दिया स्वयंपोषित पौधे होते हैं, और ये सारे पौधे आपको फ्रूट भी प्रोवाइड कराते हैं। इस प्लांट किंगडम में आने वाले मात्र फ्रूट, बीज, सीड, सीड कहते हैं ना, सीड, SEED, सीड, ठीक है, और फ्लावर्स। तो इस तरह के जितने भी हमारे पौधे हैं वो हमारे इस चौथे प्लांट किंगडम में रखा गया। अब जो लास्ट आखिरी 5वें नंबर का है वो है आपका एनिमेलिया। नंबर 5 एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम। इस एनिमेलिया किंगडम में वो जंतु आते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनके पास अपने खुद के अंग होते हैं, जैसे पैर। और इन सारे एनिमल किंगडम में आने वाले जंतु को मेराजोआ भी बोलते हैं। मेराजोआ, ये क्योंकि एनिमल से रिलेटेड टर्म है, एनिमल किंगडम का दूसरा नाम भी मेराजोआ होता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पहचानने का तरीका यही है कि ये जो होते हैं इनमें गमन करने की, यानी कि मूवमेंट, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता होती है। और उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनको स्पेशल अंग होते हैं, जैसे पैर। और उनके एग्जांपल है पानी में रहने वालों के लिए, जैसे मछली है, मछली को तैरने के लिए पीछे उसकी पूंछ मदद करती है उसे दिशा बदलने में। इस तरह से इन्हें गमन करने के लिए इनके अंग कुदरती डेवलप हुए हुए हैं, और इस तरह के सारे जंतुओं को रखा गया एनिमल किंगडम में। और जो इसमें आप अगर और भी लेंगे में हर तरीके का जीव इसमें आता है। गमन करने वाला हो गया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहते हैं, एक मेंढक है इसका एग्जांपल, बहुत बढ़िया। मेंढक है, ये आपका कॉम्बो होता है। कॉम्बो मींस कि ये आपको वाटर में भी लिविंग रह सकता और पृथ्वी के अंदर भी। इसके अंदर भी ऐसे घटक इसके अंदर मौजूद रहते हैं जिस कारण ये कॉम्बो लाइफ जीता है, यानी कि वाटर में भी रह सकता है। और जब सीजन नहीं आता बरसात का, आपने देखा होगा जमीन में चले जाते हैं, अंदर काफी समय तक रहते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रजाति है, गमन करने वाली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली और कॉम्बो लाइफ जीने वाली, फॉर एग्जांपल मेंढक, इस तरह की सारी चीजें, इस तरह के सारे जंतु आते हैं हमारे एनिमल किंगडम में। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपके मन में सवाल आता है, तो आप उसे नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका भी जवाब आपको दिया जाए, और इससे आगे का अगली क्लास में चलाएंगे। ओके गाइस, बाय।